हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन की फोर्थ सेक्शन जो है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह से वुमेन जो थी उन्होंने रेवोल्यूशंस करी, क्या उन्होंने रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था। आज हम लोग उसी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वुमेन जो थी वो पहले स्टार्टिंग में उनको एक्टिव पार्टिसिपेंट्स नहीं कहा जाता था और बहुत ज़्यादा चेंजेस जो थे वो देखने को मिले थे ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखा गया कि उन्होंने अलग अलग तरह से चेंजेस करना शुरू कर दिए जिससे कि फ्रेंच सोसाइटी की मूवमेंट्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो था वो देखने को मिला। और ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वुमेन जो थी, जब जितने भी मेल मेंबर्स थे सोसाइटी के वो सारे बैटल फील्ड में बिजी थे और वुमेन जो थी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेशन देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग अपने घर का जो मतलब एक सिस्टम है, अर्निंग सिस्टम, उसको किस तरह से चलाएंगे। और वो पानी भी लाती थी बाहर से, खाना पकाती थी और फैमिली की केयर करती थी। और साथ ही साथ वो क्या करती थी, बहुत देर तक उनको लाइन में खड़े रहना पड़ता ताकि वो क्या कर सकें, ब्रेड को ख़रीद सकें। ठीक है, और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। और उसके बाद देखा गया उनकी वेजेस जो थी, अगर वो काम करने के लिए चाहती तो उनकी जो वेजेस थी वो प्रॉपरली उनको नहीं प्रोवाइड होती थी। उनको आदमी के मुकाबले में कम वेजेस जो थी वो प्रोवाइड करी जाती थी। ठीक है, और उसके बाद इस पूरे डिस्कशन के बाद या फिर इन पूरी वॉइसेस के बाद जो वुमेन जो थी वो रेज़ कर रही थी, वुमेन के इंटरेस्ट को देखते हुए बहुत सारी जो वुमेन थी उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स में अपने एडिशंस देना शुरू कर दिया, अपने इश्यूज़ को रेज़ करना शुरू कर दिया। देखा गया कि उस टाइम पर जितनी जितनी भी फ्रांस में सिटीज़ थी उनमें अबाउट 60 वुमेन क्लब्स जो थे वो अलग अलग सिटीज़ में सेटअप करे गए। और सबसे ज़्यादा फेमस जो थी वो सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन जो थी वो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा फेमस थी। और उनकी ये जितने भी क्लब्स फॉर्म करे जा रहे थे उनमें उनकी मेन डिमांड्स क्या थी कि वुमेन को भी वो सारे पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड होने चाहिए जो एक आदमी को प्रोवाइड होते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था 1791 में, तो उसमें देखा गया था कि वुमेन जो थी वो पूरी बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंट हुई थी, बहुत उनको निराशा हाथ लगी थी। क्यों? क्योंकि उनको किसी भी तरह की एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं हुई थी। और उन ये जो वुमेन थी वो किस चीज़ की डिमांड करी थी, राइट टू वोट की डिमांड करी थी। और वो डिमांड कर रही थी कि एक प्रॉपर असेंबली होनी चाहिए, इलेक्टेड असेंबली होनी चाहिए, और एक पॉलिटिकल ऑफिस होना चाहिए जिसमें उनकी एक प्रॉपर लीडर हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंटेशन का वे होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, और कुछ अर्ली ईयर्स में देखा गया कि ये जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने कुछ लॉज जो थे वो इंट्रोड्यूस किए, और जिससे क्या हुआ, जो वुमेन थी उनकी लाइफ जो थी वो थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू हो गई। अब क्या हुआ, ये जो स्टेट स्कूल्स थे या जो कंपलसरी स्कूल मतलब स्टेट्स के द्वारा जो स्कूल्स बनवाए गए थे, और ये जो स्कूलिंग थी मतलब 8 तक की जो पढ़ाई लिखाई थी उसमें क्या देखा गया कि वो गर्ल्स के लिए कंपलसरी कर दी गई। और उनके जो फादर्स थे, अब उनको फोर्स किया जाने लगा कि उनकी मर्ज़ी के खिलाफ, वुमेन की मर्ज़ी या गर्ल की मर्ज़ी के खिलाफ आप उनकी शादी नहीं कर सकते हो। ये जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो थी वो भी मतलब होना शुरू हो गई। अब हर कोई क्या करता है, एक सिविल लॉ के अंडर रजिस्टर करता है कि मैं इसके साथ कितनी देर तक शादी करना चाहती हूँ, तो तभी तक वो शादी कर सकते हैं। और उसके बाद वो लीगली डाइवोर्स भी करवा सकते थे। ठीक है, और वो डाइवोर्स के लिए दोनों लोग अप्लाई कर सकते थे, मेन भी कर सकता था और वुमेन जो थी वो भी कर सकती थी। और उसके बाद देखा गया यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा वुमेन जो थी उन्होंने ट्रेन्स में जॉब करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ जो आर्टिस्ट थे और स्मॉल स्केल के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया। अब वुमेन स्ट्रगल जो थी उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने पॉलिटिकल, उनको जो स्ट्रगल उनकी चल रही थी कॉन्टीन्यूसली, उसमें उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो मतलब मिलना शुरू हो गए, वो कॉन्टीन्यूसली कर ही रहे थे। तो जब राइन ऑफ टेरर स्टार्ट हुआ था, ठीक है,
तो उसमें देखा गया जो न्यू गवर्नमेंट आई थी उन्होंने कुछ इशू मतलब लास्ट जो थे वो इशू किए, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि ये जितने भी वुमेन क्लब्स हैं उनके ऊपर बैन कर दिया जाए, उनकी जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, और जो भी उनके प्रोमिनेंट वुमेन लीडर्स हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो लीडर्स हैं जो इन मूवमेंट्स को लीड कर रहे हैं उनको अरेस्ट कर दिया जाए और उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। ठीक है, तो उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। उसके बाद देखा गया यहाँ पर बहुत सारी मूवमेंट्स जो कि वुमेन के द्वारा चलाई जा रही थी, उसमें एक ही चीज़ की डिमांड हो रही थी कि वोटिंग राइट्स जो हैं, पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, वुमेन को प्रोवाइड होने चाहिए और उनको इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए जैसा कि मेल को मिल रही हैं। वो काफ़ी मतलब 200 ईयर्स से ये सेम पूरी कंट्रीज़ जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ थी उनमें ये सारी चीज़ें, ये जो मतलब एक्सप्लॉयटेशन या फिर हम लोग बोल सकते डिफरेंसेस जो थे वो देखे जा रहे थे। अब अलग अलग जगह से लोग जो थे इंटरनेशनल सफरेज की डिमांड जो थी वो बढ़ना शुरू हो गई लेट 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में। और यहाँ पर बताया कि ये बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की जो फ्रेंच वुमेन के द्वारा रेवोल्यूशनरी ईयर्स में देखी गई, और उसमें देखा गया बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग मेमोरीज़ जो थी वो देखने को मिली। और फाइनली अगर हम लोग बात करें 1946 में जो वुमेन थी फ्रांस की, उनको क्या मिल गया, राइट टू वोट जो था उनको इशू हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।